नमस्कार दोस्तों। तेज इंस्टीट्यूट के व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तेज इंस्टीट्यूट के इस व्याख्यान श्रृंखला में हम लोग अब निराला पर बातचीत कर रहे हैं और निराला पर बातचीत करते क्रम में हमने एक वीडियो तैयार किया था। लेक्चर 1 हो चुका है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बात की थी लय की। हमने छंद मुक्त पर बात किया था। हमने बात किया था कि छंदहीन छंद मुक्त होने का मतलब यह नहीं है कि किसी को छंद का ज्ञान नहीं है, और निराला जैसे बड़े कवि को ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसे छंद का ज्ञान ना हो। फिर हम लोगों ने वर्ड्सवर्थ के कथनों के माध्यम से रोमांटिसिज्म को समझने का प्रयास किया था, और रोमांटिसिज्म की कविता जो है प्रबल भावों की वाली कविता होती है। हमने देखा था कि छायावादी काव्य में वैयक्तिकता की शैली अधिक है। हमने यह भी देखा था कि निराला ने छंद मुक्त कविता की उद्घोषणा करते हुए कहा था, मैं शैली अपनाई। हमने यह भी देखा कि सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद और निराला ने आधुनिक हिंदी कविता में और खास करके छायावाद में हमारे सामने निज दुख को लेकर के आते हैं। हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि निराला की कविता में निराला में वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है, बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। हमने यह भी देखा कि निराला की जो कविता की स्थिति है वो समय समय पर बदलती रहती है। हमने देखा कि निराला के काव्य रचनात्मक क्षेत्र को समझने के लिए उनकी रचना को तीन भागों में बांट करके देखा और समझा जा सकता है। हमने देखा कि पहला खंड जो है उसका रचनात्मक लेखन का जो उनका पहला स्तर है, उस स्तर में हमने देखा कि 1916 से लेकर 1935 तक का जो कालखंड है उसमें निराला रचना कर रहे हैं, और इस 1916 से 1935 तक के कालखंड में जूही की कली से लेकर के निराला राम की शक्ति पूजा तक का सफर करते हैं। ये पहला उसका रचनात्मक स्तर का पहला क्षेत्र है। फिर हमने देखा कि इसी समय में उनकी अनामिका आती है, गीतिका परिमल आती है, और गीतिका 1936 में आती है। हमने देखा कि निराला गीतिक परंपरा को परगीत परंपरा को हिंदी कविता में लाने वाले कवि हैं। हमने देखा कि नंदुलारे वाजपेयी ने कहा था कि अच्छा गीत वही लिख सकता है जिसे गीति परंपरा का ज्ञान हो। तो इस तरह से हम लोगों ने निराला पर बातचीत करते हुए इन तमाम बातों को देखने का प्रयास किया था, और निराला की अंतिम बातों से हमारा व्याख्यान जो खत्म हुआ था वह यह कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। और ये परिमल की भूमिका में निराला ने अपनी बात कहते हुए कहा था, मनुष्यों की मुक्ति की तरह अगर निराला कविता की मुक्ति चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि कविता में जो काव्य शास्त्रीय विधान था या कविता में जो काव्य शास्त्र का आतंक था, शास्त्र का जो आतंक था, रस, छंद, अलंकार, ध्वनि आदि के को ध्यान में रखते हुए काव्य रचना करने की, उससे मुक्ति है। बहरहाल हम आज निराला के रचनात्मक स्तर के दूसरे भाग पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि निराला का रचनात्मक लेखन के 3 स्तर होते हैं, और पहला लेखन का स्तर है 1916 से 1935। दूसरा जो लेखन का स्तर है 1935 से 1950 ईस्वी। 1935 से 1950 ईस्वी के दौर में आप देखेंगे कि छायावाद जो है अंतिम अवस्था में आ चुका है।
क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र के विभाजन को ध्यान में रखे तो हम सभी पाते हैं कि छायावाद का जो समय है वह 1918 से 1938 तक का समय है। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे कि छायावाद अंतिम अवस्था में आ चुका है और आप देखेंगे कि प्रगीत एक मिनट। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप देखेंगे कि छायावाद का अंतिम समय है यह, और दूसरी तरफ प्रगीतवाद जो है अपना पैर पसारने जा रहा है। आप इसमें ये देखेंगे कि इसके साथ ही प्रयोगवाद की भी लहर आने लगी है। बहरहाल निराला की कविता जो है वो मूलतः हमारे सामने प्रगतिवाद में भी वे लिख रहे हैं और छायावाद में के भी वे प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और आप देखेंगे प्रगतिवाद में भी वो लिख रहे हैं जिसका समय 1936 से 1942 माना जाता है, और प्रयोगवाद और नई कविता के आसपास भी वे लिख रहे हैं। जैसा अगर आप निराला के जीवन को ध्यान में रखेंगे तो आप पाएंगे कि निराला की जो मृत्यु हुई थी वह निराला की मृत्यु लगभग आप देखेंगे निराला की मृत्यु जो है वो 1961 के आसपास होती है। और निराला 1961 तक अगर मृत्यु 1961 हुई है तो आप ये तो मान के चल सकते हैं कि वे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से भी प्रभावित होकर के रचनाएं लिखे हैं। बहरहाल इन तमाम चीजों पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं पुनः आपके सामने लौट रहा हूं खास करके यहाँ पर निराला पर। तो निराला का जो दूसरा रचनात्मक लेखन का जो दूसरा स्तर है जो 1935 से 1950 का है, इस कालखंड में आप देखेंगे निराला लंबी कविता लिखते हैं। लंबी कविता को वे एक आकार देते हैं या आप यह कहिए कि मूर्त रूप प्रदान करते हैं, और वह लंबी कविता उनकी कालजयी बन जाती है। जैसे आप देखेंगे सरोज स्मृति 1935 में, राम की शक्ति पूजा 1936 में और तुलसीदास 1938 ईस्वी में। अगर आप कुकुरमुत्ता को भी ध्यान में रखें तो कुकुरमुत्ता को भी ध्यान में रख सकते हैं, जो लगभग कुकुरमुत्ता जो है लगभग 1942 की कविता है। आप देखेंगे कि अनीमा 1943 की में आता है, बेला 1946 में, फिर आप देखेंगे गीत गुंज 1954 में, और सांध ककली 1969 में की रचना है। और सांध ककली अगर 1969 की रचना है तो ये स्पष्ट है कि उनकी मृत्यु के बाद की रचना है। तो आप इसे गीत गुंज तक मान सकते हैं। गीत गुंज कहने का मतलब है 1954 ईस्वी, और तार अज्ञे तार सप्तक लेकर के हमारे सामने 1943 में आ चुके थे। तो आप निराला के रचनात्मक लेखन को देख सकते हैं कि वह एक सिर्फ छायावाद का कवि नहीं है, वह प्रगतिवाद में भी लिख रहा है, वह प्रयोगवाद के समय में भी लिख रहा है। और एक बड़े कवि की रचना धर्मिता का मूल्यांकन तभी हो सकता है जब उसे आप देखें कि वह अपने युग के अनुकूल किस तरह से अपने आप को बांट लेता है या अपने आप को फिट कर लेता है। बहरहाल तो हमने कहा कि 1935 से 1950 का जो यह दौर है, इस दौर में आप देखेंगे निराला अक्सर लंबी कविता लिखते हैं, और लंबी कविता जो लिखते हैं वह लंबी कविता कालजयी बन जाती है। ऐसी कालजयी रचना शायद उसके बाद फिर प्रबंध लंबी कविताओं में नहीं देखने को मिलता है। बहरहाल यह समय छायावाद के अंत का समय है। इन कविताओं में आप देखेंगे कि वे सारी चीज दिखाई पड़ेगी जो रोमांटिक दौर में दिखाई पड़ती थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राम की शक्ति पूजा
की कविता की अगर बात करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि राम की शक्ति पूजा में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ। तत्सम शब्दों का मतलब समझते हैं ना, संस्कृत निष्ठ शब्दों का। और इसकी भाषा भी बहुत संयमित, सुसंगठित है। आप इसमें देखेंगे कि समासिकता का प्रयोग अत्यधिक हुआ है। निराला एक बड़ा कवि वही होता है जो बार बार अपनी रचनाओं में काव्य भाषा को निर्मित करते रहते हैं या काव्य भाषा गढ़ते रहते हैं। और हम जब निराला की कविताओं से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि निराला इन तमाम चीजों को एक मूर्त रूप देने में सफल कवि है। निराला की राम की शक्ति पूजा की जो कविता है, उसमें आप देखेंगे कि वो संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं और एक एक शब्दों का उच्चारण करने के लिए आपको संभल करके, सतर्क होकर के पढ़ने की जरूरत पड़ेगी वहां पर। बहरहाल कमायनी में आप देखेंगे प्रगीतात्मकता है, इसमें टिपिकल भावपरकता नहीं है। सरोज स्मृति और निराला की आलोचना लिखते हुए सरोज स्मृति और निराला आलोचना में निराला ने लिखा है कि सरोज स्मृति दुख की कविता है, पर इसमें व्यक्त दुख का चेहरा हमारे अब तक के परिचित छायावादी दुख के चेहरे से भिन्न है। आपने देखा कि निराला सरोज स्मृति के बारे में कहते हैं कि यह दुख की कविता तो है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है, क्योंकि सरोज की स्मृति, सरोज की मृत्यु ही एक बड़ा दुख है और इस दुख से ही यह कविता निर्मित हुई है। तो यह दुख की कविता तो है, परंतु छायावाद में जिस रूप से पहले दुख आया था वैसा दुख नहीं है, यह दुख अलग है। यह दुख अलग कैसे है? तो यह अपने आप में अलग है। यह किसी प्रेमिका के रूप में नहीं, प्रेमिका के लिए आंसू बहाने वाला दुख नहीं है। यह किसी पत्नी के संदर्भ में दुख, आंसू बहाने वाला दुख नहीं है, बल्कि यह एक बेटी और पिता के मर्म को स्थापित करने के संदर्भ में व्यक्त किया गया दुख है। या आप यह कहिए कि एक बेटी की स्मृति में आंसू बहाए गए दुख हैं। तो इसलिए कहते हैं निराला की छायावादी कविता का जो दौर था, और छायावादी कविता में जिस तरह से आंसू, जयशंकर प्रसाद लिख रहे हैं, लहर लिख रहे हैं, ले चल भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो ये कहाँ लेकर जाने की बात करता है। फिर उसमें दार्शनिकता है, रहस्य है, वह वगैरह वगैरह, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत अपने निज दुख को प्रेमिका के माध्यम से व्यक्त करते हैं, परंतु निराला वैसे दुख को हमारे सामने नहीं लाते हैं। निराला समाज में समाज के समसामयिक समस्याओं से निर्मित जो दुख है उसको लेकर के आते हैं। चाहे आप तोड़ती पत्थर के वो देख लीजिए, भिक्षुक कविता को देख लीजिए, विधवा को देख लीजिए, तो ये निराला का जो दुख है, और निराला छायावादी दौर में जो दुख लिख रहे थे वह अन्य कवियों से भिन्न दुख है। बहरहाल मलयज हिंदी के बड़े नाम है। हिंदी आलोचना में संवाद का एकालाप से लेकर के अनेक कविताओं, अनेक विचारोत्तेजक लेखन के लिए मलयज प्रसिद्ध है। उन्होंने सरोज स्मृति को रोमांटिक मिजाज की अतिक्रमित करने वाली कविता कहा है। मलयज ने कहा कि सरोज स्मृति जो कविता है वो रोमांटिक कविता का रोमांटिक जो मिजाज था उसको अतिक्रमित करते हुए कविता है। रोमांटिक मिजाज का मतलब समझते हैं, वह मिजाज जिस मिजाज के अंतर्गत प्रेम, स्पर्श, प्रेमिका, मानव मन के अनेक भाव, काम वासना आदि को आधार बना करके रचनाएं लिखी जाती है, या उस तरह के मिजाज हो। बहरहाल रोमांटिक कवियों का उन्होंने कहा कि रोमांटिक कवियों का, किसने कहा? तो मलयज ने कहा कि रोमांटिक कवियों का दुख ऐसा दुख नहीं है जो आपके व्यक्तित्व को तोड़ दे,
आप निराला की कविताओं को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि निराला की कविता जो है मनुष्य के व्यक्तित्व को तोड़ने का काम करता है। अगर आप मनुष्य के व्यक्तित्व को का उदाहरण न ले यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि निराला को तो उन्होंने जरूर तोड़ा था। ठीक, बहरहाल तो मलियज जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। छायावादी कवियों का दर्द मिठास भरा दर्द है। आप वहां पर एक मीठा दर्द का एक मीठा अनुभव प्राप्त करेंगे। कुकुरमुत्ता 1938 में कुकुरमुत्ता 1900 आप जानते हैं कि 1938 में जो है छायावाद का अंत होता है और उसके आसपास प्रगतिवाद का नारा बुलंद हो जाता है 1936 के आसपास। तो आप देखेंगे कि प्रगतिवाद का नारा बुलंद हो चुका है और प्रगतिवाद के नारा बुलंद होने के बावजूद निराला कुकुरमुत्ता की रचना लेकर आते हैं हमारे सामने। यह एक बड़ा स्केचकार ही कर सकता है, यह एक बड़ा कलाकार ही कर सकता है, क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि हम जिस परंपरा में होते हैं, हम जिस युग में होते हैं, उस युग का अतिक्रमण नहीं कर पाते हैं। लेकिन निराला की कविता आप देखेंगे, कुकुरमुत्ता जो 1938 की रचना है, वह इस परंपरा को तोड़ देता है और इस परंपरा को तोड़ते हुए हमारे सामने यह प्रस्तुत करता है कि समय कितना भी कठिन हो, अगर आप ढंग से काम करते हैं, ढंग से मेहनत करते हैं, तो वह सफल होता है। निराला कुकुरमुत्ता कविता लिखते हैं और आप देखेंगे इस कविता में कि कवि को जनता का दुख लिखना चाहिए और कवि निराला ने इसमें जनता के दुख को उजागर किया है। इस कविता में आम बोलचाल की भाषा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें तत्सम शब्दों का भरमार देखने को नहीं मिलेगा, संस्कृत नित्य शब्दों का भरमार नहीं मिलेगा, बल्कि देशज शब्दों का भरमार मिलेगा। इसमें आप देखेंगे कविता में निराला अप्रतिम है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो बिल्कुल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपने कविताओं में बार बार कविता की भाषा को रचा है, गढ़ा है और नए शब्द विधान का निर्माण किया है। काव्य भाषा और काव्य रूपों में उनकी पहुंच विशिष्ट है। छोटी कविता मुक्तिबोध नहीं लिखी, मुक्तिबोध ने कोई भी छोटी कविता नहीं लिखा। अज्ञे ने भी लंबी कविता लिखी है। निराला लंबी कविता में निराला लंबी कविता लिखने में सिद्धस्त है। उन्होंने एक ऐसी काव्य भाषा निर्मित की जो अनूठी थी, खुद उस भाषा को तोड़ दिए उन्होंने। निराला में यह प्रतिभा अद्भुत है। जिस काव्य भाषा में गीत पर गीत लिखते थे, राम की शक्ति पूजा की भाषा भी भाषा उससे अलग की भाषा है। उसके बाद आप देखेंगे कि कुकुरमुत्ता की भाषा अलग है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि हिंदी और उर्दू जो दो अलग भाषा नहीं है और उनकी भाषिक संरचना भी एक है। हिंदी और उर्दू की मेल कुकुरमुत्ता में देखी जा सकती है। आप जानते हैं हिंदी और उर्दू को लेकर के एक गंभीर बहस रही है और आजादी का दौर था और आजादी के दौर में हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी या राजकीय भाषा बनेगी या उर्दू राजकीय भाषा बनेगी, ये एक गंभीर प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुए थे और हिंदी को लेकर के हिंदी की झंडा लेकर के कई लोग आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, बहरहाल मैं उन सब बहसों में नहीं जाऊंगा। तो निराला एक बड़ा कवि वही होता है जो अपने युग को समझ करके उसे समन्वित रूप देने का काम करता है, उसमें सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। आप कहते हैं ना कि निराला सूर्यकांत क्षमा कीजिए रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते हुए और गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ते हुए विरोधों के सामंजस्य करने वाले कवि हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं
कि निराला भी विरोधों के सामंजस्य करने वाले कवि हैं। विरोधों के सामंजस्य इसलिए कि हम जानते हैं कि आजादी का जो दौर था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अपने उग्र रूप में आ चुका था। उससे पूर्व कई आंदोलन हो चुके थे, असहयोग आंदोलन से लेकर के अनेक तरह के आंदोलन, ठीक है। प्रगतिशील लेखक संगठन का निर्माण हो चुका था। बहरहाल, तो ऐसे दौर में जब भारत और पाक का विभाजन का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के सवाल हमारे सामने उपस्थित हुए, ऐसे समय में हमारे देश के जो कवि थे, साहित्यकार थे, चिंतक थे, वे मुस्लिम और हिंदू संस्कृति को की एकता की बात कर रहे थे। और निराला की कुकुरमुक्ता को पढ़ते हुए आप इस एकता के तत्व को वहां पर महसूस करेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे निराला इस कविता में उर्दू और हिंदी के मेल को दिखाते हैं। ऐसा कुशल प्रयोग और कहीं पर देखने को आपको नहीं मिलेगा। और यह जो प्रयोग है एक नया आदर्श उपस्थित करता है। यह आप इस पंक्ति को गौर से देखिए, यह लोक भाषा के कितने नजदीक है। एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बारी में लगाए, देसी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनबी का बाग मनहर लग रहा था। अब इसमें आप देखिए नवाब, फारस, गुलाब, देसी पौधे, माली, नौकर आदि शब्द जो है ये आपको देश भाषा से जोड़ देता है, ठीक है। यह जो लोक भाषा है, यह लोक भाषा आपको भारतेंदु युग से जोड़ देता है। मगर कविता की भाषा ब्रज भाषा नहीं है। कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, मूल रूप में खड़ी बोली हिंदी है। और मूल रूप में खड़ी बोली हिंदी द्विवेदी युग में स्थापित हो जाती है। तो आप देखेंगे कि खड़ी बोली में कविता करना कितना मुश्किल है, और निराला इसमें सिद्धस्त हो जाते हैं। भारतेंदु का ऐसा मानना था कि खड़ी बोली में कविता करना कठिन है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त ने और हरिओद ने इस भाषा में रचना की। खड़ी बोली में व्यंग्यता और माधुर्यता का अभाव दिखता है। छायावादी कवियों ने खड़ी बोली को प्रतिस्थापित करने का काम किया, काव्य भाषा विकसित की। उन्होंने एक काव्य भाषा विकसित की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस काल के कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि कहते हैं। श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी ने भाषा को मांझने का काम किया। निराला, प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा ने के भाषा को विकसित करने में इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि छाया जो द्विवेदी युग की समस्याएं थी, जो खड़ी बोली को उन्होंने एक सीधे रूप दिया था, एक प्रारंभिक अवस्था में लाया था, उससे छायावादी कवियों ने स्थापित कर दिया था, जिस भारतेंदु युग में यह कहा जाता था कि खड़ी बोली में रचना हो नहीं सकती है, या अगर होगी तो वह कठिन है। उसको एक व्यवस्थित रूप देने में छायावाद ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही वजह है कि छायावाद को आधुनिक कविता का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर स्वर्ण युग कहीं पर है तो वह छायावादी कविताओं में है। जिस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकालीन कविता को स्वर्णयुगीन कविता कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से आधुनिक हिंदी कविता में निराला की मतलब छायावाद की कविता को स्वर्ण युग की कविता कहा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि निराला के कविताएं अनेक बार काव्य भाषा को निर्मित करती है, काव्य भाषा गढ़ते हैं और हमारे सामने एक
आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी युग में अपनी बात रख सकते हैं। आत्मविश्वास होनी चाहिए। रचना कभी मरती नहीं है। किसी भी युग का अंत उस युग का अंत नहीं होता है, बल्कि उस युग का विस्तार होता है। और जयशंकर आप सुमित्रा नंदन पंत और निराला की रचना के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक छायावाद का बड़ा कवि वह प्रगतिवाद में भी लिखता है, प्रयोगवाद में भी लिखता है, और एक व्यवस्थित और अच्छी रचना हमारे सामने प्रस्तुत करता है, काव्य संकलन हमारे सामने प्रस्तुत करता है, साहित्य को समृद्ध करता है। इस तरह से हम निराला पर इस संवाद का अंत यहीं करते हैं। आगे का संवाद हम लोग पुनः अगले व्याख्यान में स्टार्ट करेंगे। अगर आप नीट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।